बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग के इस नए सत्र में सभी का स्वागत है। आज मैं चर्चा करने जा रहा हूँ लेखांकन समीकरण या अकाउंटिंग इक्वेशंस की। अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है या लेखांकन समीकरण क्या है, इसकी भूमिका में या इसके बैकग्राउंड में मैं ये बताना चाहता हूँ कि आज जितने भी विषय हैं उन सब का अध्ययन जब किया जाता है तो उसमें साइंटिफिक अप्रोच आ चुकी है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण आ चुका है। जितने भी विषयों का आप अध्ययन करेंगे आप सब में ये पाएंगे कि कहीं ना कहीं उनमें साइंटिफिक अप्रोच है, क्योंकि समय बदल रहा है। समय के हिसाब से ये बड़ी एक प्रबल मांग होती है कि हर विषय का दृष्टिकोण साइंटिफिक होना चाहिए, साइंटिफिक कुछ न कुछ होना चाहिए। तो अकाउंट भी उससे अछूता नहीं है। अकाउंट में भी साइंटिफिक दृष्टिकोण की चर्चा होती है और साइंटिफिक दृष्टिकोण है। हमारा जो डबल एंट्री सिस्टम है वो इसी का उदाहरण है। डबल एंट्री सिस्टम में ये मैं पहले भी बता चुका हूं कि दोहरा लेखा प्रणाली या डबल एंट्री सिस्टम पूर्णतः वैज्ञानिक प्रणाली है, बिल्कुल साइंटिफिक मेथड है। और साइंटिफिक मेथड होने के कारण से आगे हम इसका इफेक्ट भी देखेंगे कि डेबिट और क्रेडिट दो चीजें होती हैं। जितना डेबिट होता है उतना ही क्रेडिट होता है और इसके परिणाम स्वरूप आगे जाके बैलेंस शीट के टोटल मिल जाते हैं। तो जनरल एंट्री की चर्चा करने से पहले अकाउंटिंग इक्वेशन जानना जरूरी था, इसलिए मैंने इसकी चर्चा आज करने जा रहा हूं। अकाउंटिंग इक्वेशन जैसा कि नाम से स्पष्ट है, ये एक समीकरण है। लेखांकन में जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण है उसका सबसे बड़ा जीता जागता सबूत लेखांकन समीकरण है। अकाउंटिंग में जो साइंटिफिक अप्रोच आई है उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल अकाउंटिंग इक्वेशन या लेखांकन समीकरण है। और लेखांकन समीकरण तीन चीजों के आसपास चक्कर काटता है, यानी तीन चीजें ऐसी हैं जिनके आसपास ही समीकरण या इक्वेशन घूमता रहता है। एक तो असेट्स है, एक कैपिटल और एक लायबिलिटी। ये तीनों चीजें इस इक्वेशन के मेन बिंदु हैं, मुख्य बिंदु हैं। इन तीनों चीजों को समझना जरूरी है। हालांकि इससे पहले जो हमने वीडियोस वगैरह बनाए हैं उनमें इन सब चीजों की चर्चा कर चुके हैं हम कि कैपिटल क्या होती है, लायबिलिटीज क्या होती है, असेट्स क्या होती है। फिर भी बहुत शॉर्ट में मैं एक्सप्लेन करना चाहूंगा कि असेट तीन चीजें मुख्य हैं, असेट्स, लायबिलिटीज और कैपिटल। असेट्स क्या होती है? व्यवसाय की मूल्यवान वस्तुएं, वो सभी मूल्यवान वस्तुएं जिनका व्यवसाय स्वामी होता है और जिनको अक्वायर करने के लिए, जिनको खरीदने के लिए, जिनको प्राप्त करने के लिए व्यवसाय द्वारा खर्च किया जाता है, संपत्तियां कहलाती है। संपत्तियां कई प्रकार की होती है। स्थायी संपत्ति यानी फिक्स्ड असेट्स भी हो सकती है, चालू संपत्ति यानी करंट असेट्स भी हो सकती है, मूर्त संपत्ति यानी टैंजिबल असेट्स होती है, अमूर्त संपत्ति जिसे देख नहीं सकते इंटेंजिबल असेट्स कहते हैं। कई प्रकार की संपत्तियां होती है। मोटे तौर पर यहां यह जानना जरूरी है कि असेट्स का मोटे तौर पर जो विभाजन किया गया है, जो डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है, वो दो तरीके से किया गया है। एक तो फिक्स्ड असेट्स और एक करंट असेट्स। फिक्स्ड असेट यानी स्थायी किस्म की संपत्तियां, करंट असेट्स यानी फ्लोटिंग असेट जो बदलती रहती है। तो असेट्स के बारे में मैंने आपको बताया। अब मैं चर्चा करने जा रहा हूं कैपिटल, लायबिलिटीज। कैपिटल और लायबिलिटीज। लायबिलिटीज और कैपिटल क्या है? बिजनेस के क्लेम है, बिजनेस के प्रति दावे हैं, प्रोप्राइटर के और आउटसाइडर्स के। व्यवसाय के मालिक के व्यवसाय के प्रति जो दावे हैं वो पूंजी कहलाती है। मतलब क्या? व्यवसाय के स्वामी ने, बिजनेस के प्रोप्राइटर ने अगर बिजनेस में अपनी पॉकेट से कुछ पैसा लगाया है तो ये एक तरह से उसने अपने बिजनेस को एक तरह से लोन दिया है, तो ये बिजनेस के ऊपर उसका दायित्व हो गया। तो बिजनेस का दायित्व अगर व्यवसाय के मालिक का है, बिजनेस के प्रोप्राइटर का है, तो वो कैपिटल कहलाएगा। और वो केवल पैसा लगाए ऐसा नहीं है, वो कोई असेट्स भी अपनी तरफ से लगा सकता है। कुछ भी चीजें जो लगाए वो सब कैपिटल की कैटेगरी में आएगी। मींस कैपिटल कैश के रूप में भी हो सकती है, गुड्स के रूप में हो सकती है, असेट्स के रूप में भी हो सकती है। तो बिजनेस के मालिक के जो क्लेम है, क्लेम अगेंस्ट द प्रोप्राइटर्स क्लेम अगेंस्ट द बिजनेस, प्रोप्राइटर के क्लेम जो बिजनेस के अगेंस्ट हैं वो कैपिटल कहलाते हैं। और आउटसाइडर्स क्लेम अगेंस्ट द बिजनेस, बाहरी व्यक्तियों के क्लेम, बाहरी व्यक्तियों के दावे जो बिजनेस के प्रति हैं वो दायित्व कहलाते हैं। क्या मतलब? लायबिलिटीज कहलाते हैं।
क्या मतलब इसका? बाहरी व्यक्तियों के दावे क्या हो सकते हैं? मान लीजिए बिजनेसमैन ने किसी से गुड्स परचेस किया, मान लीजिए 50,000 का गुड्स परचेस किया, उधार परचेस किया, तो जिससे परचेस किया वो उसने एक तरह से उधारी कर दी हम पे, उधारी हो गई तो वो लायबिलिटी हो गई हमारे लिए, क्योंकि पे करना पड़ेगा उसको। कोई भी उधारी अगर है तो वो लायबिलिटी बन जाएगी, तो आउटसाइडर लायबिलिटी है, क्योंकि प्रोप्राइटर ने नहीं किया। प्रोप्राइटर की जो लायबिलिटी होगी वो कैपिटल होगी, आउटसाइडर्स की जो लायबिलिटी होती है वो सिंपल अदर लायबिलिटीज के कैटेगरी में आ जाएगी। इनको आउटसाइडर्स लायबिलिटी या एक्सटर्नल लायबिलिटी कहा जाता है, बाह्य दायित्व कहा जाता है। तो लेखांकन समीकरण या अकाउंटिंग इक्वेशन की 3 बिंदु मुख्य है। एक तो कैपिटल, जिसे मैंने बताया प्रोप्राइटर्स क्लेम अगेंस्ट द बिजनेस, व्यवसाय के प्रति उसके व्यवसाय में जो बिजनेस के मालिक ने पैसा या माल लगाया है वो व्यवसाय के प्रति क्लेम है उसका, तो वो कैपिटल कहलाता है। और आउटसाइडर्स क्लेम अगेंस्ट द बिजनेस, बाहरी व्यक्तियों के दायित्व जो बिजनेस में हैं, बाहरी व्यक्तियों के क्लेम जो बिजनेस के प्रति हैं वो आउटसाइडर्स लायबिलिटी होंगे। तो कैपिटल प्लस लायबिलिटी, मेन अकाउंटिंग इक्वेशन बताने जा रहा हूं मैं, मुख्य लेखांकन समीकरण बताने जा रहा हूं। कैपिटल यानी पूंजी, लायबिलिटी यानी दायित्व। पूंजी प्लस दायित्व बराबर संपत्तियां, कैपिटल प्लस लायबिलिटीज इज इक्वल टू असेट्स। मतलब कैपिटल और लायबिलिटी दोनों मिला दिया जाए तो इनका टोटल असेट्स के बराबर होगा। ये मेन इक्वेशन है, इसको जान लेना जरूरी है। इसके बाद ही हम जनरल एंट्री के बारे में डेबिट क्रेडिट करने के रूल्स देखेंगे, इसलिए पहले इसको जानना जरूरी था, इसलिए मैं यहां पर उसकी चर्चा कर रहा हूं। कैपिटल और लायबिलिटी दोनों का टोटल करेंगे तो ये असेट्स के बराबर होता है। और ऐसा क्यों होता है? डबल एंट्री सिस्टम की वजह से होता है। डबल एंट्री सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसमें जो भी ट्रांजैक्शन नोट किए जाते हैं बिजनेस में, जो भी एंट्रीज वगैरह की जाती है, उसमें 2 साइड इफेक्ट होता है इसका, एक डेबिट होता है, एक क्रेडिट होता है। डेबिट जितना होगा उतना ही अमाउंट उसका क्रेडिट होगा, और इसकी वजह से ये इक्वेशन बना हुआ है। इक्वेशन बनने का कारण डबल एंट्री सिस्टम है। तो कोई भी डबल एंट्री सिस्टम में कोई भी ट्रांजैक्शन होते ही जब लिख लिया जाता है, उसको नोट कर लिया जाता है और उसकी एंट्री की जाती है, तो डेबिट और क्रेडिट किया जाता है। तो जितना डेबिट है उतना क्रेडिट होगा, तो उसके फलस्वरूप उसकी वजह से ये इक्वेशन जनरेट हो गया है। तो इस इक्वेशन का दूसरे रूप हम देखें कि पहला तो क्या है, कैपिटल प्लस लायबिलिटी इज इक्वल टू असेट्स, यानी कि पूंजी और दायित्व का टोटल जो है संपत्तियों के बराबर होता है। इसका मतलब यह है, दूसरे शब्दों में यह कह सकते हैं कि लायबिलिटीज इज इक्वल टू असेट्स माइनस कैपिटल, यानी कि असेट्स में से अगर कैपिटल घटा दो आप, टोटल असेट्स में से अगर कैपिटल लेस कर दो तो वो लायबिलिटी के बराबर होना चाहिए। ये इक्वेशन को हमने पलट दिया दूसरे रूप में। तीसरा एक और फॉर्म देखिए आप, कैपिटल, अगर कैपिटल नहीं दिया है तो असेट्स में से लायबिलिटी घटा दो आप, तो कैपिटल भी निकाल सकते हो। तो इसमें इस इक्वेशन में 3 चीजें हैं। इन 3 चीजों में से अगर कोई भी 2 चीजें दे रखी है, और मैथ्स के जो स्टूडेंट्स हैं वो तो अच्छी तरह जानते हैं कि इक्वेशन को कैसे सॉल्व किया जाता है, तो कोई भी 2 चीजें दी तो यहां तो प्लस माइनस करके ही निकाल सकते हैं। तो ये बहुत सिंपल मैंने इक्वेशन बताया, मैं इसकी बहुत गहराई में नहीं जा रहा हूं। इक्वेशन यहां पर कैसे काम करेगा मैं ये बताने जा रहा हूं। मैं अकाउंटिंग इक्वेशन की चर्चा कर रहा था अभी आपसे, इसको मैं एक एग्जांपल देके क्लियर करना चाह रहा हूं आपको। यहां पर इक्वेशन लिखा हुआ है, कैपिटल प्लस लायबिलिटी इज इक्वल टू असेट्स, यानी पूंजी प्लस दायित्व इज इक्वल टू संपत्तियां। एक एग्जांपल है, यहां पर पूंजी हम मान लेते हैं 80,000 की कैपिटल है किसी बिजनेस में, 80,000 की पूंजी है, और दायित्व जो है या लायबिलिटीज जो है 20,000 के, और टोटल असेट्स 1 लाख की है। ये इक्वेशन आपके सामने है। अब ये इक्वेशन आपके सामने है, अगर इसमें से ये चीज मिसिंग कर दो, मान लो लायबिलिटीज अगर आप मिसिंग कर दो, तो आप क्या कर सकते हैं, लायबिलिटी निकाल सकते हैं। बहुत आसान है, आप असेट्स में से कैपिटल लेस करके लायबिलिटी निकाल सकते हैं। और अगर मैं आपको ये वाली चीज मिस कर दूं, 80,000 मिस कर दूं और ये रहने दूं यथावत, तो आप 1 लाख में से 20,000 लेस करके ये भी निकाल सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि 3 चीजें हैं, 1 2 3, इन 3 चीजों में से कोई भी 2 चीज दी है तो प्लस माइनस करके माइनस करके आप उसको इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। अब सवाल ये उठता है कि ये तो एक बिल्कुल सिंपल इक्वेशन है, लेकिन हमारे जो बिजनेस के ट्रांजैक्शन हैं
वो कैसे इफेक्टेड करते हैं इसको, कैसे इस पर इफेक्ट पड़ता है, कैसे इसको प्रभावित करते हैं, ये मैं बताने जा रहा हूं। मैं अकाउंटिंग इक्वेशन एक एग्जांपल के द्वारा क्लियर करने का प्रयास करता हूं। यहां पर कुछ ट्रांजैक्शंस नोट्स हैं, कुछ ट्रांजैक्शन नोट किए हैं। पहला है 20,000 रुपए की पूंजी से व्यापार आरंभ, बिजनेस कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस विद द कैपिटल ऑफ ₹20,000 है। 20,000 की कैपिटल से बिजनेस स्टार्ट किया। इसको इस इक्वेशन में कैसे शो करना है और कैसे ये बराबर होता है, ये दोनों देखिएगा आप। 20,000 रुपए की पूंजी से व्यापार आरंभ किया, मतलब कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस विद द कैपिटल ऑफ ₹20,000। तो देखिए क्या हुआ बिजनेस में, 20,000 रुपये आए, साथ में कैपिटल भी आई। 20,000 रुपये आए बिजनेस में, 20,000 रुपीज आए, तो बिजनेस में एक आवक हुई, आवक हुई तो कैश बढ़ी। तो यहां पर देखिए आप, संपत्ति में कितनी आई कैश, 20,000 रुपये। और लायबिलिटी साइड में देखेंगे तो कैपिटल कितनी आई आप, 20,000, लायबिलिटी कुछ नहीं है। तो यहां पर 20,000 रुपए की पूंजी आई है, कैपिटल आई है, तो कैपिटल 20,000 रुपए आ गए। और चूंकि कैपिटल आई है तो साथ में कैश भी आई है, कैश के रूप में आई है, कैश के फॉर्म में आई। कैपिटल कैश में भी हो सकती है, गुड्स में भी हो सकती है, जिस फॉर्म में आई हो असेट्स में तो जाएगी जाएगी वो। यहां पर कैश आई तो कैश अपने आप में असेट्स है, तो असेट्स के रूप में 20,000 रुपए आए कैश के रूप में, और साथ में कैपिटल आई। ये पहला ट्रांजैक्शन। अब दूसरा ट्रांजैक्शन देखें हम, दूसरा है उधार क्रय, क्रेडिट परचेस। दूसरा ट्रांजैक्शन लिखा है यहां पर उधार क्रय या क्रेडिट परचेस। 7,000 रुपए का उधार क्रय किया। उधार क्रय का इफेक्ट देखिए आप क्या होता है। उधार क्रय करने से माल, तो उधार क्रय किस चीज का किया, कुछ नहीं लिखा तो माल का, माल यानी जिस चीज का बिजनेस कर रहे हैं वो चीज, तो गुड्स परचेस है ये। एक्चुअली क्रेडिट परचेस ऑफ गुड्स है वो, क्रेडिट परचेस ऑफ गुड्स या माल का उधार क्रय खरीदा, उधार क्रय किया, तो इसकी वजह से क्या आया, माल आया। माल आया यानी कि स्टॉक आया, और स्टॉक क्या है, अपने आप में असेट्स है। लेकिन वो कैसे आया, क्या नगद खरीदा है या उधार खरीदा। अगर नगद खरीदते हम तो कैश कम हो जाती है हमारी, जो कि पहले से ही 20,000 है। लेकिन नगद नहीं खरीदा, उधार खरीदा है। उधार खरीदने में क्या है, बाहर वाले को पैसा देना पड़ेगा, तो वो लायबिलिटी हो गई। तो इसका इफेक्ट क्या हुआ, 7,000 का माल उधार क्रय किया तो 7,000 रुपये लायबिलिटी बढ़ गई। 20,000 की कैपिटल तो पहले से ही है, प्लस 7,000 की लायबिलिटी और बढ़ गई। और कैश कितनी है, 20,000 रुपए की है पहले से, और प्लस स्टॉक कितने हो गया, 7,000 रुपए का। तो इस ट्रांजैक्शन का इफेक्ट देखिए, उधार क्रय करने की वजह से एक तो लायबिलिटी बढ़ी, क्योंकि उधारी हमें देना पड़ेगी, बाहरी व्यक्तियों को जो भी देना है, बाहर के लोगों को जो भी एक्सटर्नल लायबिलिटीज हैं, जो एक्सटर्नल पेमेंट है, एक्सटर्नल क्लेम्स हैं, वो सब लायबिलिटी में आएंगे। तो 7,000 रुपए लायबिलिटी हो गई। लेकिन क्योंकि इस लायबिलिटी के अगेंस्ट हमने माल परचेस किया, गुड्स परचेस किया, तो गुड्स का स्टॉक जो होगा वो असेट्स हो जाएगा। चलिए तीसरा पॉइंट देखते हैं हम। तीसरा पॉइंट है फर्नीचर क्रय किया, फर्नीचर परचेस, परचेस ऑफ फर्नीचर 3,000, 3,000 का फर्नीचर परचेस किया। फर्नीचर परचेस किया 3,000 का, यह नहीं दे रखा कि नकद क्रय किया कि उधार क्रय किया, तो नकद मानेंगे आप। अब फर्नीचर नकद क्रय किया ये मान के चल रहे हैं आप। तो फर्नीचर क्या है, फर्नीचर अपने आप में एक असेट्स है। तो मतलब एक असेट्स आई, लेकिन कैसे आई, नकद आई कि उधार, नकद आई, क्योंकि यहां कुछ लिखा नहीं है तो हम नकद मानेंगे उसको। तो नकद फर्नीचर परचेस करने से असेट साइड पे इफेक्ट पड़ा सिर्फ, क्योंकि कैश तो गई और फर्नीचर आया, कैश का जाना हुआ और फर्नीचर का आना हुआ। इस वजह से देखिए कैश कितनी थी हमारी, 20,000 रुपए की, तो 20,000 में से फर्नीचर कितना हुआ, 3,000 का फर्नीचर खरीद लिया हमने, तो कैश अब हो गई हमारी कितनी, 17,000 की, प्लस स्टॉक कितना है 7,000 का, और प्लस फर्नीचर कितना हो गया 3,000 का। हमारे पास अब असेट्स क्या हो गई, हमारे पास कैश 20,000 की थी, लेकिन उस कैश में से हमने 3,000 का फर्नीचर परचेस कर लिया। अब कैश हमारे पास 17,000 की रह गई, 17,000 की रह गई। और स्टॉक हमारे पास 7,000 का था, अब भी 7,000 का है, कोई फर्क नहीं पड़ा।
लेकिन एक नई असेट्स बढ़ गई, वो है फर्नीचर। फर्नीचर 3000 का बढ़ गया, बाकी इस साइड का तो ज्यों का त्यों है। 20,000 की कैपिटल और 7,000 के लायबिलिटीज। तो ये इक्वेशन यहां पे पूरा हुआ। अब अगला ट्रांजेक्शन मैं बताने जा रहा हूं, चौथा ट्रांजेक्शन, लेनदार को भुगतान 2000, पेड टू क्रेडिटर्स या पेमेंट मेड टू क्रेडिटर्स 2000। 2000 रुपए का लेनदार को भुगतान किया। लेनदार क्या होता है? लायबिलिटी होती है। एक लायबिलिटी को पेमेंट किया, लायबिलिटी को पेमेंट किया तो क्या इफेक्ट होगा इसका? लायबिलिटी कम हो गई, लेकिन पेमेंट किस में किया? कैश में किया, तो कैश भी कम हुई। मींस एक तरफ लायबिलिटी कम हुई और एक तरफ कैश कम हुई। तो लायबिलिटी कितनी है अभी हमारे पास? 7,000। 7,000 में से हम 2,000 घटा देंगे, 20,000 कैपिटल वैसे ही है, प्लस 5,000 की लायबिलिटी रह गई, क्योंकि 2,000 के लायबिलिटी या क्रेडिटर का पेमेंट कर दिया। क्रेडिटर लायबिलिटी होती है, लेनदार दायित्व होते हैं। तो 7,000 के दायित्व थे या क्रेडिटर्स थे, लायबिलिटी थी, जिसमें से 2,000 के लेनदार या क्रेडिटर का पेमेंट कर दिया है। तो अब हमारी लायबिलिटी यानी कि दायित्व 5,000 की बची। लेकिन ये 2,000 कैसे पेमेंट किया? कैश पेमेंट किया। तो इसकी वजह से कैश भी कम हो जाएगी। कैश अभी कितनी है? 17,000। 17,000 है तो -2,000 कर दें इसमें से हम, तो कैश हमारी रह जाएगी अब 15,000 प्लस 7,000 का स्टॉक प्लस 3,000 का फर्नीचर। टोटल देख लीजिए आप बराबर हर स्टेज पे 20 और 5 25,000 इधर हो रहा है, 25,000 इधर हो रहा है, यहां पर भी बराबर हो रहा है, यहां पर भी बराबर हो रहा है। सब जगह आप टोटल चेक कर सकते हैं। अकाउंटिंग इक्वेशन का यही खास बात है। अगला आइटम मैं बताने जा रहा हूं, पांचवा, निजी उपयोग के लिए राशि निकाली। निजी उपयोग के लिए राशि निकाली, अमाउंट विड्रॉन फॉर ड्राइंग। ड्राइंग यानी कि निजी उपयोग। निजी उपयोग के लिए बिजनेसमैन ने या प्रोप्राइटर ने कुछ बिजनेस से पैसा निकाला। अमाउंट विड्रॉन फ्रॉम बिजनेस फॉर पर्सनल यूज और फॉर ड्राइंग। ड्राइंग निजी उपयोग के लिए राशि निकाली 4,000 रुपए। निजी उपयोग के लिए जब राशि निकाली जाती है, देखिए एक तरफ तो बिजनेसमैन पैसा लगाता तो वो कैपिटल हो जाती है, लेकिन जब पैसा निकालता है तो इसका मतलब कैपिटल में से निकालता हो। तो अगर निजी उपयोग के लिए बिजनेसमैन, पर्सनल यूज के लिए बिजनेसमैन पैसा निकालता है, प्रोप्राइटर पैसा निकालता है, अमाउंट विड्रॉ करता है, जिसे कि अकाउंटिंग लैंग्वेज में ड्राइंग करना या आहरण करना बोला जाता है। तो आहरण करता है या ड्राइंग करता है तो उसकी वजह से कैपिटल कम होगी। लेकिन क्योंकि उसने नकद राशि निकाली है तो कैश भी कम होगी। तो इस ट्रांजैक्शन का इफेक्ट क्या होगा? एक तरफ तो कैपिटल का मतलब निजी उपयोग के लिए उसने जो पैसा निकाला उसकी वजह से एक तरफ कैपिटल कम होगी और दूसरी तरफ कैश कम होगी। कैपिटल कितनी कम होगी? 4,000 निकाला तो 20,000 की कैपिटल है अभी। अब कैपिटल कितनी रह गई? 16,000 की, 16,000 की, प्लस लायबिलिटी 5,000 की ज्यों की त्यों रहेगी, और कैश कितनी थी? 15,000 की। अब निजी उपयोग के लिए उसने 4,000 रुपए निकाल लिया तो 15,000 में से कैश हम 4,000 रुपए और घटा देंगे। अभी कैश रह गई हमारे पास 11,000 प्लस 7,000 का स्टॉक है और 3,000 का फर्नीचर है। तो आप देखिए टोटल यहां पर भी बराबर हो रहा है। 16,000 की कैपिटल है, 5,000 का लायबिलिटी है, तो 16 प्लस 5 यानी 21,000। इधर भी टोटल 21,000 हो रहा है। तो यह है अकाउंटिंग इक्वेशन। मैंने कुछ एग्जाम्पल देके आपको समझाने का प्रयास किया है। इसको जान लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। डबल एंट्री सिस्टम की बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इसको समझ लेने के बाद डेबिट क्रेडिट करने के नियम हम देखेंगे। यह अकाउंटिंग इक्वेशन के बारे में मैंने आपको जानकारी दी। अगली बार जब भी हम मिलेंगे तो हम डेबिट क्रेडिट करने के नियम के बारे में चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।